बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है अंबर नाग मारिया सीरीज की कहानी मारिया खोपड़ी में दूसरा हिस्सा। अंबर कुएं की दीवार से टेक लगाए बैठकर गौर करने लगा कि उसे क्या करना चाहिए। दूसरी तरफ जब रात हुई तो महामंत्री ने केटी के खाने में वैद्य जी का दिया हुआ थोड़ा सा जहरीला सफूफ मिला दिया। जब गनीजे खाने का तश्त लेकर रानी कोकला यानी केटी के महल में चली गईं, तो महामंत्री एक खुफिया जगह छुपकर देखता रहा। केटी के सामने खाना लगा दिया गया। थ्यूसोंग उसके गुलाम गंगू की हैसियत से केटी रानी के पास ही चौकस खड़ा था। रानी कोकला यानी केटी उसे अपना बॉडीगार्ड समझती थी। जब केटी ने खाना शुरू कर दिया तो महामंत्री के चेहरे पर अय्याराना मुस्कुराहट नमूदार हुई और वो वहां से चला गया। केटी को एहसास तक नहीं हुआ था कि उसके खाने में जहर मिला हुआ है। ये जहर एक तो फीका था, दूसरा बहुत हल्की मिकदार में मिलाया गया था, क्योंकि महामंत्री एक सोची समझी स्कीम के जरिए रानी कोकला यानी केटी को आहिस्ता आहिस्ता जहर देकर मारना चाहता था। जब केटी ये खाना खा चुकी तो कनीज़ें आई और तश्त और बर्तन उठाकर दरवाजे की तरफ चली। इत्तफाक से खाने की थाली में से गोश्त का एक बचा हुआ टुकड़ा नीचे फर्श पर गिर गया। कनीज़ें बाहर निकल चुकी थीं। थ्यूसोंग ने आगे बढ़कर गोश्त की छोटी बोटी उठाई और उसे बाहर फेंकने के ख्याल से बरामदे में आ गया। इत्तफाक से महल की एक शाही बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती उसके सामने आ गई। थ्यूसोंग ने गोश्त की बोटी उसके आगे डाल दी कि ये बेचारी खा लेगी। बिल्ली ने फौरन बोटी मुंह में डाली और उसे निकल गई। उस बिल्ली के लिए इतना ही जहर काफी था। बोटी खाते ही वो गोल गोल घूमने लगी, फिर फर्श पर गिरी और अकड़ गई। थ्यूसोंग ने यह मंजर देखा तो वहीं रुक गया। झुककर बिल्ली का मुशाहिदा किया। बिल्ली के होंठों से सब्ज झाग निकल रही थी। फौरन समझ गया कि खाने में किसी ने जहर मिला दिया है। भागकर वापस केटी के पास आया, उसे गौर से तकने लगा। केटी ने थ्यूसोंग की तरफ मुंह उठाकर रौब से कहा, गंगू तुम हमारी तरफ इस तरह क्यों देख रहे हो? थ्यूसोंग ने कहा, महारानी जी मैं आपका मुहाफिज हूं, आपकी जान की हिफाजत करना मेरा फर्ज है। केटी ने झुंझला कर कहा, ठीक है तुम जो कहना चाहते हो कहो, मेरा वक्त न ज़ाया करो, मुझे आराम करना है। थ्यूसोंग ने अदब से कहा, महारानी साहिबा आपको खाने में जहर दिया गया था। रानी कोकला यानी केटी एकदम से चौंक सी पड़ी। हमें कौन जहर दे सकता है? और फिर हमें कुछ भी नहीं हुआ, तुम झूठ बोल रहे हो। थ्यूसोंग ने महारानी केटी को बरामदे में जाकर वो बिल्ली दिखाई जो उसके खाने की बची हुई बोटी खाकर मर चुकी थी। रानी केटी के चेहरे पर तशवीश के आसार उभरने लगे। उसने थ्यूसोंग को एक तरफ ले जाकर कहा, क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने हमारे बचे हुए खाने में से इस बिल्ली को गोश्त डाला था? थ्यूसोंग ने कहा, हाँ महारानी जी। रानी केटी कमरे में बेचैनी से टहलने लगी। हमारा यहाँ कौन दुश्मन हो सकता है? और फिर अगर हमें जहर दिया गया है तो हम पर उसका असर क्यों नहीं हुआ? थ्यूसोंग ने कहा, महारानी आपको बहुत हल्की मिकदार में जहर दिया गया है। ऐसा लगता है कि आपको आहिस्ता आहिस्ता जहर देकर हलाक करने का मंसूबा बनाया गया है। रानी केटी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। गंगू हम अभी महाराज को जाकर सब कुछ बताते हैं। जिसने हमारी जान लेने की कोशिश की है हम उसकी खाल खिंचवा देंगे। थ्यूसोंग ने जल्दी से कहा, महारानी जी अभी ऐसा न करें, इस तरह से गद्दार गायब हो जाएगा। आप खामोश रहें, मुझे उस खुफिया कातिल को तलाश कर लेने दीजिए। आप ऐसा करें कि सिर्फ 2 दिन शाही महल का खाना ना खाएं, बल्कि वो फल खाएं और दूध पिएं जो मैं आपको ला कर दूंगा। बहाना ये बनाएं कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। रानी केटी थ्यूसोंग को घूर रही थी, कहने लगी, ठीक है मैं 2 दिन तक ऐसा ही करती हूँ, लेकिन अगर 2 दिनों में तुमने मेरे खुफिया कातिल का सुराग ना लगाया तो मुझे यह बात राजा को बतानी पड़ेगी। थ्यूसोंग के मुंह से निकल गया, ठीक है केटी ठीक है, ऐसे ही करना। रानी केटी ने चौंक कर थ्यूसोंग की तरफ देखा और बोली, तुमने पहले रोज भी मुझे इसी नाम से पुकारा था, और आज जिस खूनी पांडु को हमारे सिपाहियों ने दोबारा गिरफ्तार किया है उसने भी मुझे केटी कहकर पुकारा था। आखिर ये किसका नाम है? थ्यूसोंग के कान खड़े हो गए। पांडु डाकू ने आपको केटी कहकर पुकारा था? रानी बोली, हाँ, और वो अपने आप को अंबर भी कह रहा था। खबरदार जो तुमने मेरा कोई दूसरा नाम लिया। मैं महारानी कोकला बाई हूं, समझे? अब जाओ, मुझे आराम करने दो। थ्यूसोंग ने हाथ बांधकर कहा, महारानी मुझे माफ कर दें, मगर मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि पांडु डाकू कहाँ होगा? रानी कोकला यानी केटी ने गुस्से में कहा, उसे महल के पिछवाड़े अंधे कुएं में फेंक दिया गया है। तुम उसे क्यों मिलना चाहते हो? थ्यूसोंग ने अदब से सर झुकाकर कहा, वैसे ही पूछ रहा था, महारानी जी माफ कर दीजिए। ये कहकर थ्यूसोंग चलने लगा तो रानी केटी ने बुलाकर पूछा, जितना जहर मैंने खा लिया है उसका असर तो नहीं होगा? थ्यूसोंग ने कहा, बिल्कुल नहीं महारानी साहिबा, मुतमईन रहें। इतना कहकर थ्यूसोंग तेजी से महल से निकलकर बाग के पिछवाड़े आ गया। उसने देखा कि कोने में जो अंधा कुआं था उसके बाहर 2 सिपाही घास पर बैठे थे। नेज़े उनके पास ही घास पर पड़े थे, वो बातें कर रहे थे। थ्यूसोंग एक तरफ जाकर ऊंची ऊंची झाड़ियों में छुपकर बैठ गया। फिर उसने एक पत्थर उठाकर झाड़ियों के पास ही जोर से फेंका।
पत्थर की आवाज सुनकर दोनों सिपाही उठकर खड़े हो गए, नेज़े हाथों में ले ली और झुककर झाड़ियों की तरफ बढ़े, क्योंकि आवाज उसी तरफ से आई थी। त्सोंग ने अपने आप को झाड़ियों की शाखों में अच्छी तरह से छुपा लिया था। जो ही एक सिपाही उसके सामने से गुजर गया और दूसरा सिपाही गुजरने लगा तो त्सोंग ने उसके पांव के साथ अपनी उंगली लगा दी। उंगली के छूते ही सिपाही उंगली से भी छोटा हो गया। अगले सिपाही ने मुड़कर पीछे देखा तो उसे अपना साथी नजर न आया, क्योंकि दूसरा नन्हा सा चूहे से भी छोटा सिपाही उस वक्त त्सोंग की जेब में जा चुका था। सिपाही आगे बढ़ा ही था कि त्सोंग की उंगली के छूने से वो भी छोटा सा बनकर रह गया। त्सोंग ने उसे भी उठाकर जेब में रख लिया। फिर वहीं एक गड्ढे में उन दोनों को डालकर ऊपर भारी पत्थर इस तरह रख दिया कि अंदर हवा आती रहे। इसके बाद त्सोंग भागकर अंधे कुएं की मुंडीर पर पहुंचा। नीचे झांक कर देखा तो नीचे अंधेरा था। वैसे भी अब शाम के साए फैलने लगे थे। त्सोंग ने अदब से आवाज दी, पांडु डाकू, तुमने इनको ये क्यों कहा था कि तुम अंबर हो? अंबर को त्सोंग की आवाज आई तो उसका दिल खुशी से उछल पड़ा। जल्दी से आवाज दी, त्सोंग, तुम त्सोंग हो? अब तो त्सोंग को यकीन हो गया कि अंबर ही है, क्योंकि उसकी आवाज भी अंबर ही की थी। मगर वो हैरान था कि अगर ये अंबर है तो फिर पांडु डाकू कहाँ है? त्सोंग ने ऊपर से पुकार कर कहा, क्या तुम अंबर हो? हाँ त्सोंग, मैं अंबर हूँ, मुझे बाहर निकालो, मेरा दम घुट रहा है। त्सोंग ने ताज्जुब से कहा, अगर तुम अंबर हो तो तुम्हारा दम क्यों घुट रहा है? अंबर का दम तो कभी नहीं घुटता। अंबर ने नीचे से आवाज दी, मैं ये सब कुछ तुम्हें बाहर निकल कर बताऊंगा, खुदा के लिए मुझे यहाँ से बाहर निकालो। चूंकि आवाज हूबहू अंबर की थी, इसलिए त्सोंग ने फौरन दरख्तों की चंद लंबी लंबी शाखें तोड़कर उन्हें रस्सी की तरह बटा और उसे नीचे लटका दिया। अंबर ने उसे पकड़ लिया। त्सोंग ने उसे ऊपर खींचना शुरू कर दिया। जब अंबर बाहर आ गया तो त्सोंग ने उसकी गर्दन दबा ली और गुस्से में कहा, धोखेबाज, तू पांडु डाकू है, तू अंबर नहीं है, तूने अंबर की आवाज की नकल उतारी है। अंबर ने त्सोंग से कहा, थ्यू, मैं पांडु डाकू नहीं अंबर हूं, नागमारी और केटी का अंबर, यकीन करो। त्सोंग ने अंबर की गर्दन छोड़ दी। उसके चेहरे की तरफ गौर से देखते हुए बोला, फिर तुम्हारी शक्ल अंबर की क्यों नहीं है? तुम पांडु डाकू कैसे बन गई? ये क्या राज है? अंबर ने मुख्तसर लफ्जों में त्सोंग को सारी कहानी सुना डाली और कहा, मेरी गैर मामूली ताकत गायब कर दी गई है थ्यू, इसलिए मेरी जिंदगी को यहाँ खतरा है। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल चलो। त्सोंग ने कहा, मेरे साथ आ जाओ। यहाँ से एक खुफिया दरवाजा शहर के बाहर जंगल में जाता है। त्सोंग ने अंबर को साथ लिया और रात के गहरे होते अंधेरे में दोनों बाकी अकबी दीवार में एक जगह खुफिया रास्ते से दूसरी तरफ जंगल में निकल गए। जंगल में दाखिल होते ही त्सोंग ने केटी की काया पलट का किस्सा भी अंबर को सुना दिया और बताया कि उसी की जुबानी मुझे मालूम हुआ था कि पांडु डाकू ने कहा था कि मैं अंबर हूं। अंबर बोला, त्सोंग, मेरी शक्ल देखकर तो नाग और मारिया में से किसी को भी यकीन नहीं आएगा कि मैं अंबर हूं, मगर अब मुझे किसी खुफिया जगह छुप जाने की जरूरत है, क्योंकि मेरे दूसरी बार फरार होने से राजा के सिपाही मेरी तलाश में निकल खड़े होंगे और अभी हमें यहाँ से केटी को अपने साथ ले जाना है। त्सोंग ने कहा, मेरी नजरों में एक ऐसी जगह है जहां तुम्हें खाने को दरख्तों के ताजा फल भी मिलते रहेंगे और जंगली चश्मे से तुम अपनी प्यास भी बुझा सकोगे। त्सोंग ने अंबर को साथ लेकर शाही महल से दूर जंगल के किनारे एक ऐसी वीरान कान में पहुंचा दिया जहां से कभी चांदी निकाली जाती थी, मगर अब ये कान वीरान होकर ढह चुकी थी। उसके अंदर अंधेरी सुरंग का एक छोटा सा हिस्सा बाकी रह गया था। उस कान के बाहर एक नदी बहती थी और नदी किनारे नारियल के अलावा केले और शरीफे के जंगली दरख्त भी थे जिन पर फल लगे हुए थे। अंबर ने कहा, मैं यहाँ ज्यादा देर नहीं रह सकता त्सोंग, मुझे नाग को भी तलाश करना है। तुम ऐसा करो कि किसी तरह केटी को भी शाही महल से निकालकर यहाँ ले आओ। त्सोंग बोला, अगर मैंने ऐसा किया तो खतरा है कि केटी की जान चली जाएगी, क्योंकि पहाड़ी जोगी ने कहा था कि रानी केटी को राजा के महल में ही रहने दो, वो वहीं अपनी असली हालत में वापस आएगी। अंबर ने कहा, अब सवाल यह है कि मेरा हुलिया कैसे असली होगा? मैं किस तरह अपनी असल शक्ल इख्तियार करूंगा और मेरी खोई हुई ताकत कैसे वापस आएगी? त्सोंग कहने लगा, जिस असली पांडु डाकू की लाश ने तुम्हें अपनी शक्ल देखकर इस हालत तक पहुंचाया है, उस पर किसी तिलिस्म का असर था और उस तिलिस्म ने असली पांडु डाकू को आजाद किया है। अंबर ने कहा, तो फिर तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या मुझे इसी जंगल में वापस जाकर असली पांडु डाकू को ढूंढना होगा? त्सोंग ने अंबर को ऐसा करने से मना किया और कहा, मेरा यही मशवरा है अंबर कि तुम इसी कान के अंदर सुरंग में छुपे रहो। मैं केटी की काया पलट होने का इंतजार करता हूँ और पहाड़ वाले साधु से फिर मिलता हूँ। हो सकता है इस दौरान में नाग और मारिया भी इसी मुल्क में आ जाएं। अंबर ने तशवीश का इजहार किया और कहा, तुम कहते हो कि मंगला देवी ही तुम्हारी और केटी की असल दुश्मन है, कहीं वो इस अरसे में तुम्हें नुकसान न पहुंचाए। त्सोंग ने अंबर को बताया कि उसने जोगी बाबा की दी हुई राख अपनी और केटी की गर्दन पर मल रखी है, जिसकी वजह से हम दोनों पर मंगला देवी के तिलिस्म का कुछ असर नहीं होगा। शर्त सिर्फ इतनी है कि हम मंगला देवी के मंदिर के अहाते में नहीं जाएंगे। अंबर ने कहा, तो फिर तुम वापस महल में केटी के पास जाओ
और उसे जो कोई भी खाने में जहर दे रहा है उसका सुराग लगाकर उसे खत्म कर दो, ताकि केटी की जान बची रहे, क्योंकि रानी के जिस्म में आकर हो सकता है उसका जिस्म जहर के असर को कबूल करे और वह मर जाए। ऐसा ही होगा अंबर, तुम फिक्र न करो, मैं दूसरे रोज रात को तुम्हारे पास आकर तुम्हारी खैरियत मालूम कर जाऊंगा। मगर तुम इस इलाके में हरगिज बाहर मत जाना, क्योंकि राजा की फौज तुम्हारी तलाश में होगी। अंबर सुरंग के अंदर ही रहा और थ्यूसोंग वापस महल में आ गया। दूसरे रोज महामंत्री ने खाने में जहर की जरूरी मिकदार मिलाकर खाना रानी को भेजा तो कनीजें वापस ले आईं। महामंत्री खुफिया जगह से निकलकर जल्दी से रानी के पास गया और उसे खाना वापस भेजने का सबब पूछा तो रानी केटी ने, जैसा कि गंगू गुलाम यानी थ्यूसोंग ने उसे बताया था, कह दिया कि उसकी तबीयत खराब है और वह 2-1 रोज सिर्फ फल खाना पसंद करेगी। राजा भी ये सुनकर रानी केटी के पास आ गया और तबीयत की खराबी की वजह पूछी। रानी केटी ने कहा, महाराज परेशानी की कोई बात नहीं, आप शायद नहीं जानते कि मैं साल में इस महीने की इन तारीखों को व्रत रखा करती हूँ और अनाज को बिल्कुल हाथ नहीं लगाती, सिर्फ फल और दूध पर गुजारा करती हूँ। राजा खुश हुआ कि उसकी रानी दीन धर्म का बहुत ख्याल रखती है। महामंत्री ने सोचा कि किसी तरीके से रानी को फल में जहर शामिल करके खिलाना चाहिए। उसने बाग से कुछ केलों के गुच्छे मंगवाकर अपने कमरे में रखवा दिए और उनमें से 2 गुच्छों के केलों में हल्का जहर मिलाकर रानी के हाथ भिजवा दिए कि ये ताज़ा केले शाही बाग से आपके लिए मंगवाए गए हैं। थ्यूसोंग को शक पड़ गया कि रानी यानी केटी को महामंत्री आहिस्ता आहिस्ता जहर दे रहा है। उसने महामंत्री को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। उसने केलों के गुच्छे तब्दील कर दिए। दूसरे दिन राजा को दोपहर के बाद पांडु डाकू का ख्याल आ गया कि वो अंधेरे कुएं में है और उसे मौत की सजा सुनाई जाने वाली है। राजा ने हुक्म दिया, पांडु डाकू हाजिर करो। सिपाही उसी वक्त अंधे कुएं की तरफ दौड़े। वहां जाकर देखा कि ना तो कहीं पहरेदार हैं और ना पांडु डाकू कुएं में है। भागे भागे राजा के पास आए और खबर सुनाई। राजा तो गुस्से से कांपने लगा कि उसके महल में घुसकर शाही कैदी को किसने छुड़ा लिया। फौरन शहर में ऐलान करवा दिया गया कि बदनाम खूनी डाकू पांडु फरार हो गया है। जिसको उसके बारे में पता हो राजा को बताकर इनाम पाए। अब ऐसा हुआ कि किसी तरह वो सिपाही जिन्हें थ्यूसोंग ने छोटा करके गड्ढे में फेंक दिया था वहां से निकलने में कामयाब हो गए। वो अपनी हालत पर इस कदर हैरान और खौफजदा थे कि उन्हें एक दूसरे को देखने का हौसला नहीं हो रहा था। जो ही वो बाग से निकलकर महल के दरवाजे पर आए तो पहरेदार और दूसरे गुलाम और कनीजें उन 2 चूहों से भी छोटे सिपाहियों को देखकर चीखें मारते इधर उधर दौड़ पड़े। महल में शोर मच गया कि 2 भूत महल में घुस आए हैं। राजा खुद उन्हें देखने आया तो उन दोनों सिपाहियों ने अपनी विपता सुनाई। राजा ने कहा, उस अंधे कुएं के पास आसेब रहता है जिसने तुम्हें छोटा कर दिया है। हम वहां पंडितों से मंत्र पढ़वाएंगे, तुम ठीक हो जाओगे। अभी तुम अपनी अपनी कोठरियों में जाकर बैठो। राजा के हुक्म से शहर में पांडु डाकू यानी अंबर की तलाश शुरू हो गई। थ्यूसोंग रानी कोकला यानी केटी के पास रहने पर मजबूर था, क्योंकि महामंत्री उसे हलाक करने की जबरदस्त कोशिशें कर रहा था। थ्यूसोंग ने केले और फल वगैरह बदलवा दिए थे। अब वो खुद फल लाकर केटी को देता था। महामंत्री ने जब ये दाव भी नाकाम होते देखा तो वैद्य जी से मशवरा किया। मकार वैद्य ने कहा कि अब रानी को रास्ते से हटाने का एक ही तरीका है कि उसे आधी रात को अपना आदमी भेजकर सोते में मार डालो। महामंत्री ने भी सोचा कि इसी तरीके से यह काम खत्म हो सकता है। उसने अपने एक खास आदमी को खंजर देकर इनामो इकराम का लालच दिया और आधी रात को रानी कोकला यानी केटी के महल की तरफ रवाना कर दिया। थ्यूसोंग तो एक पल के लिए भी केटी से गाफिल नहीं रहता था। वो केटी के महल के इर्द गिर्द रात को भी चक्कर लगाया करता था। उस रात थ्यूसोंग ने एक इंसानी साया केटी की ख्वाबगाह में रोशनदान से दाखिल होते देखा तो जल्दी से ख्वाबगाह के खुफिया दरवाजे से अंदर आ गया। क्या देखता है कि एक आदमी जिसने मुंह पर काला कपड़ा लपेट रखा है, हाथ में खंजर लिए आहिस्ता आहिस्ता केटी के पलंग की तरफ बढ़ रहा था। थ्यूसोंग पीछे से होकर उस आदमी के करीब आ गया। उसने घबराकर पीछे देखा। थ्यूसोंग पहले ही तैयार खड़ा था। फौरन अपनी उंगली उस आदमी के बदन से लगा दी। उंगली के लगते ही वो कातिल छोटा सा होकर फर्श पर बौखलाहट में इधर उधर फुदकने लगा। उसने थ्यूसोंग की शक्ल देख ली थी, इसलिए अब जरूरी हो गया था कि उसे हिरासत में रखा जाए। थ्यूसोंग ने छोटे से कातिल को उठाकर अपनी जेब में डाल लिया और ख्वाबगाह से दबे पांव बाहर निकल गया। उसने सोचा कि वो सुबह होते ही उस छोटे कातिल को अंबर के पास गार में बंद कराएगा। दूसरी तरफ राजा के सिपाहियों का एक दस्ता पांडु डाकू को तलाश करते करते इत्तफाक से कान की पुरानी सुरंग के पास भी पहुंच गया। अंबर सुरंग के अंदर छुपा हुआ था। उसने घोड़ों के टापों की आवाज सुनी तो खिड़की से निकलकर सुरंग में एक तरफ दौड़ा कि किसी दूसरी जगह जाकर छुप जाए। उसके दौड़ने से कुछ पत्थर गिर पड़े, जिनकी आवाज पर सिपाही चौकन्ने हो गए और फौरन ही सुरंग में घुस आए। उनके हाथों में मशालें थीं। उन्होंने मशालों की रोशनी में पांडु डाकू को एक तरफ दौड़ते देख लिया। फिर क्या था, सिपाही उस पर टूट पड़े।
और अंबर को फौरन ही गिरफ्तार करके रस्सियों में जकड़ दिया गया। जब रात के पहले पहर पांडु डाकू यानी अंबर को गिरफ्तार करके राजा के सामने लाया गया तो राजा ने सिपाहियों को बहुत इनाम दिया और उसी वक्त हुक्म दिया, ऐसे खतरनाक खूनी का अब हम भरोसा नहीं कर सकते। मैं हुक्म देता हूं कि पांडु को फौरन इसी वक्त भारी पत्थर के साथ बांधकर समुद्र में फेंक दिया जाए। राजा का हुक्म था। उसी वक्त पांडु डाकू यानी अंबर को एक भारी पत्थर के साथ जंजीरों से कसकर बांध दिया गया। फिर उसे कश्ती पर बिठाकर सिपाही बीच समुद्र में ले गए और वहां जाते ही उसे समुद्र में फेंक दिया। अंबर के पास उसकी ताकत बिल्कुल नहीं थी। वो अपने आप को पत्थर से अलग नहीं कर सकता था। पत्थर उसे लेकर समुद्र के नीचे उतर गया और समुद्र की तह के साथ जाकर लग गया। अंबर को शक था कि हो सकता है वो मर जाए, लेकिन ऐसा ना हो सका। अगरचे अंबर के पास उसकी गैर मामूली ताकत उस वक्त नहीं थी, मगर वो जिंदा रहा। समुद्र का पानी उसकी नाक के पास आकर रुक गया और पानी में जो ऑक्सीजन होती है वो अंबर के फेफड़ों में दाखिल होना शुरू हो गई। अंबर पांडु डाकू की शक्ल में पत्थर के साथ जंजीरों में बंधा समुद्र की तह में बेबसी की हालत में पड़ा था और अपनी हालत पर अफसोस कर रहा था कि ये उसके साथ क्या हो गया है और खुदा जाने अब वो वहां से कब और कैसे बाहर निकलेगा। दूसरी तरफ जब दिन चढ़ा तो थ्यूसोंग अपनी जेब में छोटे कातिल को लेकर सुरंग की तरफ दौड़ा। सुरंग में पहुंचकर थ्यूसोंग ने चप्पा चप्पा छान मारा। अंबर को आवाजें भी दी, मगर वो उसे कहीं ना मिला। थ्यूसोंग की जेब में जो कातिल था उसने उसे एक गड्ढे में डालकर ऊपर पत्थर इस तरह से रख दिया कि उसे हवा आती रहे और खुद शाही महल की तरफ दौड़ा। यहाँ आते ही उसे पता चल गया कि रात राजा की फौज के सिपाहियों ने पांडु यानी अंबर को गिरफ्तार कर लिया था और उसे किसी खुफिया जगह ले जाकर हलाक कर दिया गया है। राजा ने इस खबर को सख्ती से पोशीदा रखा था कि पांडु डाकू को समुद्र में गर्क किया गया है। थ्यूसोंग तो बेहद फिक्रमंद हुआ। तशवीश उसे इस बात की थी कि अंबर की ताकत उसके पास नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि वो सचमुच ही हलाक हो गया हो। उसने ये मालूम करने की बेहद कोशिश की कि पांडु डाकू को कहाँ ले जाकर और किसने हलाक किया है, मगर किसी ने उसे ये ना बताया। थ्यूसोंग बेहद परेशान होकर केटी के पास महल में आ गया। वो अपनी परेशानी का इजहार केटी से भी नहीं कर सकता था, क्योंकि केटी तो रानी कोकला के रूप में थी और वह थ्यूसोंग को पहचानती ही नहीं थी। महामंत्री इस वजह से परेशान था कि न सिर्फ ये कि रानी कोकला जिंदा थी, बल्कि उसने रात को जो आदमी रानी को मारने के लिए भेजा था वो भी गायब हो गया था। महामंत्री ने वैद्य जी को ये बताया तो वो गौर करके बोला, महामंत्री अभी कुछ देर चुप हो जाओ, रानी कोकला के पीछे कोई जबरदस्त ताकत लगती है। अब मंगला देवी की सुनो। मंगला देवी केटी से बदला लेने की ताक में थी, मगर केटी यानी रानी कोकला की गर्दन पर जोगी की राख लगी थी, जिसकी वजह से उस पर मंगला देवी का जादू नहीं चल सकता था। उसे मालूम था कि अगर किसी तरीके से केटी उसके पुराने मंदिर के हाथे में आ जाए तो जोगी की राख बेअसर हो जाएगी और केटी को वो अपनी गिरफ्त में ले सकेगी। मंगला देवी इस फिक्र में जंगल की गहरी घाटी में से गुजर रही थी कि उसने जंगल की एक सड़क पर एक शाही सवारी जाती देखी। मंगला देवी किसी को नजर नहीं आती थी। वह फिजा में उड़ती नीचे आई तो देखा कि पालकी में राजा की छोटी बहन कौशल्या खूबसूरत लिबास पहने बैठी है। कौशल्या दूसरे शहर के मंत्री की बीवी थी और अपने भाई से मिलने जा रही थी, जो बड़े राजा के मरने के बाद तख्त पर बैठा था और जिसको रानी कोकला यानी केटी की हमायत हासिल थी। मंगला देवी के दिल में एक स्कीम आ गई। वो नीचे उतरते ही नए राजा की बहन कौशल्या के जिस्म में दाखिल हो गई। अब वो नकली कौशल्या बन गई और असली कौशल्या का जमीर सो गया। जब ये सवारी नए राजा के महल में पहुंची तो राजा और रानी कोकला यानी केटी खुद कौशल्या का इस्तकबाल करने महल के दरवाजे पर आई। केटी ने कौशल्या को गले लगा लिया। राजा ने अपनी बहन के सर पर हाथ रखकर उसे 2 शाला उड़ाया और दुआ दी और अपने साथ महल में ले गया। किसी को खबर नहीं थी कि कौशल्या के रूप में मंगला देवी केटी से इंतकाम लेने शाही महल में दाखिल हो गई है। इस खतरनाक बात से थ्यूसोंग भी बेखबर था। वो पहले ही अंबर के बारे में परेशान था कि ना जाने उसे राजा के हुक्म से कहाँ फेंक दिया गया है और वो जिंदा भी है कि नहीं। मंगला देवी ने कौशल्या के रूप में महल में दाखिल होते ही रानी कोकला यानी केटी से बड़े अच्छे सलूक का इजहार करना शुरू कर दिया और उसी रोज शाम के वक्त मंगला देवी ने केटी से कहा, महारानी जी, आज मेरा दिल मंगला देवी के दर्शन करने को करता है, मगर इसकी किसी को खबर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वेदों में लिखा है कि शाही महल की राजकुमारी और रानी अगर किसी को बताए बगैर मंगला देवी के दर्शन करने मंदिर आएंगी तो उनकी उम्र लंबी हो जाएगी और वह बूढ़ी नहीं होंगी। केटी ने खुश होकर कहा, बहन कौशल्या, अगर ये बात है तो मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। मंगला देवी बोली, मगर इसका किसी को इल्म नहीं होना चाहिए। केटी ने कहा, मैं किसी को क्यों बताऊंगी भला। आखिर ये तय हुआ कि दोनों रात के वक्त महल के खुफिया दरवाजे से बाहर निकलकर मंगला देवी के मंदिर को जाएंगे। मंगला देवी को मालूम था कि थ्यूसोंग उसकी हर वक्त खबरगिरी करता है। चुनाचे उसने उस रात केटी को राजा के महल के खुफिया कमरे में अपने साथ सोने के लिए कहा।
दोनों औरतें महल के खुफिया कमरे में चली गईं। वहां किसी मर्द को आने की इजाजत नहीं थी। त्रिसोंग के दिल में जरा सा भी शक ना हुआ, क्योंकि वो तो कौशल्या को राजा की बहन ही समझ रहा था। वो महल में अपने कमरे में लेटा रहा, जबकि मंगला देवी ने आधी रात को केटी को साथ लिया। महल के खुफिया दरवाजे से बाहर निकली। आगे 2 घोड़े तैयार थे। मंगला देवी खुद भी घोड़े पर बैठ गई और केटी को दूसरे घोड़े पर बिठाया और मंदिर की तरफ रवाना हो गई। मंगला देवी बेहद खुश थी कि वो आखिर केटी को अपने मंदिर में ले जाने पर कामयाब हो गई है। केटी आने वाली मुसीबत से बिल्कुल बेखबर मंगला देवी को राजा की बहन कौशल्या समझते हुए उसके साथ चली जा रही थी। पहाड़ी की घाटी के करीब ही मंगला देवी का मंदिर था। मंगला देवी ने कहा, अब हमें घोड़ों से उतरकर देवी के मंदिर के अहाते में पैदल दाखिल होना चाहिए। केटी घोड़े से उतर आई। मंगला देवी उसके पीछे पीछे थी। जो ही वह मंदिर के अहाते में दाखिल हुई, मंगला देवी एकदम से गायब हो गई। अब उसका जादू केटी पर बड़ी आसानी से चल सकता था, क्योंकि मंदिर के अहाते में दाखिल होने से जोगी की राख की चुटकी का असर जाया हो चुका था। केटी ने पलट कर देखा तो कौशल्या नहीं थी। उसने अंधेरे में उसे आवाज दी तो फिजा में मंगला देवी की खूंखार शक्ल नमूदार हुई। केटी डरकर वहीं बैठ गई। मंगला देवी के हाथ में त्रिशूल था। केटी कुछ ना समझ सकी, क्योंकि वो तो रानी के रूप में थी। उसने मंगला देवी को त्रिशूल के साथ देखकर कहा, मंगला देवी, हम तेरे दर्शन करने आए हैं। मंगला देवी की आंखों से आग के शरारे निकलने लगे। कुछ शरारे केटी के जिस्म पर गिरे तो गिरते ही वो फिजा में 2 फुट ऊपर को उछली और फिर बेहोश होकर गिर पड़ी। मंगला देवी ने लपक कर केटी को उठा लिया और अंधेरी रात की तारीक फिजा में समुंदर की तरफ उड़ने लगी। समुंदर में काफी दूर जाकर एक जगह समुंदर के अंदर से स्याह चट्टानें बाहर निकली हुई थीं। मंगला देवी ने 3 बार केटी के जिस्म पर फूंक मारी और उसे चट्टानों के दरमियान समुंदर में फेंक दिया। समुंदर में गिरते ही केटी एक जलपरी की शक्ल में बदल गई। उसका आधा ऊपर वाला जिस्म तो केटी का था, मगर नीचे का धड़ मछली का बन गया था। केटी अभी बेहोश थी। वह चट्टानों के दरमियान समुंदर की तह में जाकर लग गई। कुछ देर बाद उसे होश आया तो वह भूल चुकी थी कि वो कभी रानी भी थी। वह यही समझ रही थी कि वो हमेशा से जलपरी ही है और इसी समुंदर में चट्टानों के दरमियान रहा करती थी। केटी अपने आप को जलपरी ही समझने लगी। उसने चट्टानों के दरमियान एक चक्कर लगाया, फिर समुंदर की सतह पर आकर पानी से सर बाहर निकाल कर देखा। उसके इर्द गिर्द चट्टानों के पीछे वसी गहरा नीला समुंदर फैला हुआ था। केटी बड़ी खुश जैसे कि जलपरियां हमेशा खुश रहती हैं, एक चट्टान पर बैठ गई और समुंदर पर फैली हुई दिन की सुनहरी धूप का नजारा करने लगी। कुछ देर चट्टान पर बैठी रही, फिर समुंदर में गोता लगाया और डॉल्फिन मछली की तरह समुंदर के अंदर ही अंदर तैरना शुरू कर दिया। उधर जब दिन चढ़ा तो कनीजें राजा की बहन कौशल्या के कमरे में दाखिल हुई। देखा कि कौशल्या पलंग पर बेहोश पड़ी थी। रानी साहिब वहां पर नहीं थी। इधर उधर देखा, रानी कहीं ना मिली। कनीजों ने नए राजा के दरबारियों को खबर की कि रानी कोकला गायब है और रानी कौशल्या बेहोश पड़ी है। राजा को इतला मिली तो वह भागता हुआ कौशल्या के महल में आया। देखा कि उसकी बहन बेहोश पड़ी थी और रानी वहां नहीं थी। राजा ने कौशल्या के मुंह पर पानी के छींटे मारे और उसे अपनी रानी कोकला के बारे में दरियाफ्त किया। कौशल्या पूरी तरह अपने आप में आ चुकी थी। वो घबराई हुई आंखों से सबको तकने लगी। मैं यहाँ कैसे आ गई? मैं तो जंगल में बेहोश पड़ी थी। ये मुअम्मा किसी की समझ में ना आया। त्रिसोंग को खबर हुई कि केटी गायब है तो वो दौड़ा दौड़ा आया। कौशल्या की बातें सुनी तो उसे यकीन हो गया कि सारी कारिस्तानी मंगला देवी की है और उसने केटी को अगवा करके उससे अपना बदला ले लिया है। वो वहीं से घोड़े पर सवार हुआ और सीधा मंगला देवी के मंदिर के पास जा पहुंचा। वो मंदिर के अहाते में दाखिल नहीं हुआ, बाहर से ही मंदिर को तकने लगा। मंदिर उसी तरह वीरान था, चबूतरा भी खाली था। उसने झुककर जमीन को देखा। जमीन पर उसे 2 औरतों के पांव के निशान नजर आए। उनमें केटी के पांव के निशान त्रिसोंग ने फौरन पहचान लिए। साबित हो गया कि कौशल्या पर मंगला ने अपना आसेब सवार कर दिया था और उसे बहाने से मंदिर के अहाते में ले गई और फिर उस पर तिलिस्म करके उसे किसी नामालूम मुकाम पर जाकर फेंक दिया गया। त्रिसोंग सर पकड़कर वहीं बैठ गया। आखिर उठा और वापस महल में आ गया। राजा ने चारों तरफ रानी कोकला की तलाश के लिए आदमी दौड़ा दिए। उसके हुक्म से त्रिसोंग को गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि वो रानी का मुहाफिज था और उसकी हिफाजत करने में नाकाम रहा था। त्रिसोंग ने राजा से कहा, महाराज, रात को आपकी हमशीरा साहिबा खुद रानी को अपने साथ खुफिया कमरे में ले गई थी। चूंकि कौशल्या रानी खुफिया कमरे में ही बेहोश पाई गई थी, इसलिए राजा को यकीन तो आ गया, मगर उसने फिर भी त्रिसोंग से कहा, गंगू, तुम महारानी के मुहाफिज थे, तुम्हारा फर्ज था कि तुम जाकर रानी की हिफाजत करते, मगर तुम अपनी कोठरी में जाकर सो गई। तुमको इस गफलत की सजा मिलेगी। मैं हुक्म देता हूं कि तुम्हें जमीन में जिंदा दफन कर दिया जाए। उसी वक्त त्रिसोंग को गिरफ्तार कर लिया गया। राजा के हुक्म से उसे चमड़े के बोरे में बंद करके जमीन खोदकर उसमें दबा दिया गया।
थ्यूसोंग ने अपने आप को उंगली के बराबर छोटा किया और चमड़े के बोरे के मुंह में से बाहर निकलकर नरम जमीन में सुराख बनाता जमीन से बाहर आ गया। उस वक्त बाहर 2 सिपाही पहरा दे रहे थे। थ्यूसोंग मिट्टी की ढेरी के पीछे हो गया। वहां ऊंची घास उगी हुई थी। थ्यूसोंग इतना छोटा था कि उसे कोई ना देख सका। वो घास में एक तरफ लुढ़कता चला गया। वो ज्यादा दूर नहीं गया था कि सामने एक जंगली बिल्ली आ गई। जंगली बिल्ली ने चूहे के बराबर एक इंसान को देखा तो दूर से गुर्राई। उसकी आवाज सुनकर एक सिपाही उधर आ गया। उसने बिल्ली को भगा दिया। थ्यूसोंग ने खुदा का शुक्र अदा किया और घास के अंदर ही अंदर दौड़ता चला गया। जब वो काफी दूर निकल गया तो उसने अपने आप को बड़ा कर लिया। उसने देखा कि वो शहर की दीवार से काफी फासले पर आ गया है। उसके आगे एक खंदक थी। थ्यूसोंग ने खंदक को पार किया और जंगल में दाखिल हो गया। उसको अब दोहरी परेशानी थी। पहले अंबर गायब हुआ और अब केटी भी उसके हाथ से निकल गई थी। थ्यूसोंग की समझ में नहीं आ रहा था कि वो उन दोनों को कहां और किस जगह जाकर तलाश करे। वह मंगला देवी के मंदिर की तरफ जाते हुए घबरा रहा था। अगरचे उसके दिल में शदीद ख्वाहिश थी कि वह मंगला देवी का मुकाबला करे, मगर वो उसके तिलिस्म से खौफजदा था कि कहीं वो उसके मंदिर के हाथे में दाखिल हो गया तो उस पर मंगला का तिलिस्म चल जाएगा। थ्यूसोंग इसी सोच में गुम एक बार फिर लंका शहर की उसी सराय में आ गया जहां वो केटी के साथ रहता था। सराय के मालिक ने उसे पहचान लिया और पूछा कि उसकी बहन कहाँ है। थ्यूसोंग बोला वो अपने रिश्तेदारों से मिलने गई हुई है, 2-4 रोज में वापस आ जाएगी। थ्यूसोंग इस ख्याल से सराय में आ गया था कि अगर अंबर केटी में से कोई भी वापस आया तो वो इस सराय में जरूर आएगा। फिर उसे यह भी ख्याल था कि हो सकता है मारिया और नाग सफर करते करते इस मुल्क में आ जाएं, वो भी इसी सराय में ही आएंगे। थ्यूसोंग लोगों के सामने ज्यादा नहीं आता था कि कहीं लोग उसे पहचान ना लें कि ये तो राजा की रानी का मुहाफिज गंगू है और इसे राजा के हुक्म से जमीन में दफन कर दिया गया था। थ्यूसोंग हर वक्त अपने सर पर चादर डाले रखता था कि उसका कुछ हुलिया बदला रहे। अब हम नाग और मारिया की तरफ आते हैं। नाग और मारिया हवा में परवाज करते लंका की तरफ चले जा रहे थे। ये फासला बहुत ज्यादा था और समुद्र में इस कदर तूफानी हवाएं चल रही थी कि मारिया 2 बार रास्ता और सिमत भूल गई और गलत सिमत को निकल गई। नाग एक सांप की शक्ल में उसकी कलाई के साथ लिपटा हुआ था और वो भी मारिया के साथ गायब था, मगर नाग को मतकाल सुरमे की वजह से मारिया का धुंधला जिस्म गायब हालत में भी नजर आ रहा था। अभी तक नाग ने मारिया को ये नहीं बताया था कि उसने अपनी आंखों में मतकाल बूटी का सुरमा लगा रखा है, इसलिए वो हर गायब शय को देख सकता है और उसे भी देख रहा है। आखिर तूफानों और तेज हवाओं का यह सिलसिला खत्म हो गया और मारिया को समुद्र में दूर एक जगह जमीन नजर आई। ये मुल्क लंका था। मारिया ने नाग को बताया कि हमारी मंजिल आ गई है। नाग भी खुश हुआ। मारिया आसमान पर काफी ऊंचाई पर थी। उसने आहिस्ता आहिस्ता अपनी बुलंदी कम करना शुरू कर दी। लंका के ऊंचे ऊंचे दरख्त दूर से धूप में चमक रहे थे और हवाएं उन्हें लहरा रही थीं। थोड़ी देर बाद ही मारिया उस मुल्क के ऊपर थी। उसने लंका के सारे जजीरे का एक गोल चक्कर लगाया। शहर काफी बड़ा था। उसके इर्द गिर्द उस जमाने के रिवाज के मुताबिक एक दीवार थी जिसके एक तरफ समुद्र था और एक दीवार खाली छोड़ दी गई थी। शहर के अंदर भी बाग और खेत थे। शहर के बाहर तो बड़े ही घने जंगल, तारीक गहरी घाटियां, बुलंद नोकीली चट्टानें और छोटी छोटी पहाड़ियां ही पहाड़ियां थीं जिनमें आबशारें गिर रही थीं, चश्मे बह रहे थे, दरिया चट्टानों से टकराते गुजर रहे थे। मारिया शहर के करीब ही जंगल में एक वीरान मुकाम पर उतर आई। जमीन पर उतरते ही उसने नाग को कलाई से उतारकर घास पर रख दिया। नाग फौरन अपनी इंसानी हालत में आ गया और चारों तरफ निगाह डालकर कहने लगा, मारिया, ये तो बड़ा घना जंगल है। मारिया ने गहरा सांस लेकर कहा, तुमने महसूस किया नाग, यहाँ की फिजा में अंबर केटी और थ्यूसोंग में से किसी की भी खुशबू नहीं है। नाग ने कहा, मारिया, अगर उन तीनों में से किसी की खुशबू भी इस शहर की फिजा में नहीं है तो इसका साफ मतलब ये नहीं कि वो यहाँ पर नहीं है। उन पर किसी तिलिस्म का असर भी हो सकता है। यही मैं भी सोच रही हूँ, मारिया ने कहा। फिर बोली, तुम इसी जगह ठहरो, मैं एक बार फिर इस जंगल का चक्कर लगाकर आती हूँ। हो सकता है दूर समुद्र की जानिब से अंबर केटी और थ्यूसोंग की खुशबू का कोई सुराग मिल जाए। नाग कहने लगा, ज्यादा दूर मत जाना क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आसमान पर काली काली घटाएं छाने लगी हैं। शायद तेज बारिश शुरू हो जाए। मारिया ने मुस्कुरा कर कहा, तो फिर क्या हुआ, मैं कहीं भीग तो नहीं जाऊंगी। नाग के मुंह से निकल गया, तो इसमें मुस्कुराने वाली कौन सी बात है। मारिया एकदम से चौंक गई। उसने नाग की तरफ देखकर कहा, नाग, मुझे पहले भी एहसास हुआ है कि तुम मुझे देख सकती हो, क्या यह सच है। नाग ने जल्दी से अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया और बोला, हरगिज नहीं, भला मैं तुम्हें कैसे देख सकता हूँ। मारिया ने तुनक कर कहा, फिर तुम्हें यह कैसे पता चला कि मैं मुस्कुरा रही थी जबकि मुस्कुराहट की कोई आवाज नहीं होती। नाग ने फौरन जवाब दिया, भाई, आदमी मुस्कुरा रहा हो तो उसके बात करने के लहजे से पता चल जाता है कि वो मुस्कुरा रहा है। मैंने भी तो तुम्हारे लहजे से मालूम किया था। मारिया ने सटपटा कर कहा,
नाग तुम झूठ बोल रहे हो, तुम जरूर मुझे देख रहे हो। नाग ने कहा अरे भाई ये कैसे हो सकता है। अच्छा अब तुम जल्दी से जाकर एक चक्कर लगाओ, बादल गहरे हो गए हैं, मैं इसी जगह इस पत्थर की चट्टान के पास बैठा रहूंगा। मारिया ये कहकर दरख्तों के ऊपर उड़ गई कि मैं अभी वापस आ जाऊंगी। दरख्तों के ऊपर आकर मारिया ने एक तरफ उड़ना शुरू किया। ये जंगल बड़े ऊंचे नीचे और गुंजान थे। मारिया उड़ते उड़ते फिजा में तैरते हुए कभी ऊपर उठ जाती और कभी नीचे दरख्तों के करीब आ जाती। वह बड़ी गहरी निगाहों से नीचे तक रही थी, साथ ही साथ गहरे सांस भी ले रही थी कि शायद किसी जगह से अंबर केटी और थ्यूसॉन्ग की खुशबू आ जाए, मगर अभी तक उसे यह खुशबू नहीं आई थी। इतने में बिजली चमकी और फिर बादल जोर से गरज उठा। मारिया एक तरफ को तैरती हुई फिजा में गोता खाकर निकल गई। वह जंगल में काफी दूर निकल आई थी। उसे नाग की खुशबू बराबर आ रही थी। वो समुद्र के दूसरे किनारे की तरफ जाकर सुराग लगाना चाहती थी। आखिर वो जंगल से दूर जाकर समुद्र के करीब आ गई। यहाँ पहुंची तो बारिश शुरू हो गई। बादल इतने घने और स्याह थे कि दिन के वक्त अंधेरा छा गया। बारिश बड़ी तेज होने लगी थी। अगरचे मारिया पर बारिश का कुछ असर नहीं होता था, लेकिन बारिश की वजह से फिजा धुंधली हो गई थी और मारिया अच्छी तरह से नीचे देख नहीं सकती थी। मारिया ने सोचा कि उसे कुछ देर किसी जगह रुककर बारिश रुकने का इंतजार करना चाहिए। बारिश रुके तो फिर वो समुद्र के किनारे चट्टानों और टापुओं में जाकर केटी, थ्यूसॉन्ग और अंबर को तलाश करने की कोशिश करेगी। ये सोचकर मारिया ने नीचे को झुककर गोता लगाया। जहां जंगल खत्म होता था उसे वहां दरख्तों में से धुआं उठता नजर आया। शायद यहाँ कोई झोंपड़ा है जहां कोई रहता है। मारिया उस धुएं की तरफ चली। जब वो दरख्तों के ऊपर आई तो देखा कि नीचे एक पत्थरों की चारदीवारी है जिस पर जंग लगा हुआ है और कई जगहों से दीवार के पत्थर टूट चुके हैं। अंदर एक वीरान मैदान है जिसमें कांटेदार झाड़ियां उगी हुई हैं। जगह जगह उन झाड़ियों के पास पत्थरों से तराशी हुई छोटी छोटी मूर्तियां पड़ी हैं। ये मूर्तियां मुख्तलिफ जानवरों की थीं। एक तरफ घने दरख्तों के नीचे टूटी हुई छत वाला बरामदा है जिसके पीछे एक कोठरी में दिया जल रहा था। मारिया को ताज्जुब हुआ कि दिन के वक्त यहाँ किसने दिया जला रखा है। मारिया कोठरी के अंदर आ गई। क्या देखती है कि टूटे फूटे फर्श पर बिल्कुल सीधा एक इंसान की हड्डियों का ढांचा पड़ा है। ये अजीब पुरस्कार मंजर था। मारिया ने कोठरी में नजर दौड़ाई, वहां कोई इंसान नहीं था। फिर ये हड्डियों का ढांचा किसने रखा है और इसकी खोपड़ी पर दिया किसने जलाया है। मारिया सोचने लगी। फिर उसने सोचा कि उसे ख्वामख्वाह इस मुसीबत में पड़ने की क्या जरूरत है। वो कोठरी से बाहर आ गई। वो बाहर निकली ही थी कि उसे अंदर से किसी औरत की आवाज सुनाई दी। मैं कब तक हड्डियों का ढांचा बनकर पड़ी रहूंगी, गंधर्व। मारिया तो वहीं रुक गई, फिर पलटकर कोठरी में वापस आ गई। यह आवाज इंसानी ढांचे की खोपड़ी के खुले मुंह से निकली थी जिसके अंदर कुछ भी नहीं था। ये औरत की आवाज थी और यकीनन यह ढांचा किसी औरत का था। मारिया एक तरफ चुपचाप खड़ी हो गई कि शायद आवाज एक बार फिर आएगी। इतने में आवाज फिर सुनाई दी, मैं कब तक हड्डियों का ढांचा बनकर यहाँ पड़ी रहूंगी, गंधर्व। मारिया ने गौर से आवाज सुनी। ये औरत की आवाज थी। आवाज में बेबसी और रहम का जज्बा था। मारिया कुछ बोलने ही लगी थी कि उसे दीवार में एक जगह से पत्थर एक तरफ को हटता हुआ महसूस हुआ। किसी ने पत्थर को एक तरफ खींच दिया। फिर मारिया ने एक लाल लाल आंखों वाले जोगी को देखा कि उसकी लंबी जटाएं यानी सर के लंबे लंबे बाल बिखरे हुए थे, गले में मालाएं थीं, हाथ में करमंडल था, जिस्म पर सिवाय लंगोटी के और कुछ नहीं था। उसने दीवार के शगाफ में से एक लंबी कील निकाली, एक पत्थर उठाया और लोहे का कील औरत के ढांचे की खोपड़ी के पास ही जमीन में ठोंक दिया। फिर बोला, चिंताई, आज मेरे चिल्ले का 7वां दिन है। मैंने 7वां कील ठोक दिया है। ये आखिरी कील था, ये आखिरी दिन था। मैं अब अपने चिल्ले का नतीजा देखता हूं। ये कहकर जोगी ने करमंडल परे हटाकर जमीन पर लकीरें खींचकर एक चौकठा सा बनाया। फिर उस पर दोनों हाथ रख दिए और आंखें बंद करके जोर से एक नारा बुलंद किया। इसके बाद आंखें खोल दी और दोनों हाथ परे हटा लिए। जमीन पर बनी हुई लकीरों के चौखटे पर नजर पड़ते ही जोगी अपनी जगह से उछल सा पड़ा। वो कुछ कहते कहते रुक गया। जल्दी से फर्श की लकीरों को हाथ से मिटा दिया और हड्डियों के ढांचे की तरफ अपनी लाल लाल आंखों से देखते हुए बोला, चिंताई, मेरी तपस्या भंग हो गई है। मेरे चिल्ला काटने का कोई फायदा नहीं हुआ। तुम्हें 5 साल तक और इंतजार करना होगा। हड्डियों के ढांचे में एक लर्जिश सी हुई। दिया खोपड़ी पर कांपने लगा। फिर औरत की मौत के गम में डूबी हुई बारीक आवाज सुनाई दी, गंधर्व, मैं 5 बरस में मिट्टी हो जाऊंगी। मेरी हड्डियां भी बाकी नहीं रहेंगी। जोगी गंधर्व ने मुंह ऊपर उठाकर एक आह भरी और कहा, चिंताई, हमारी किस्मत में यही लिखा था। मैं दूसरी कोठरी में जाकर फिर से चिल्ला शुरू करता हूँ। 5 बरस तक के लिए अब मैं जुदा होता हूँ। हड्डियों के ढांचे में खड़खड़ाहट सी हुई। खोपड़ी में से डूबती हुई मध्यम आवाज सुनाई दी, गंधर्व, गंधर्व, मैं तेरी रानी कब बनूंगी।
तूने मुझे इसी वादे पर चिता में डालकर जला दिया था कि तू मुझे रानी बनाकर हमेशा की जिंदगी दे देगा। जोगी बोला, चिंताई, बस थोड़ी सी कसर रह गई है, मैं अपना वादा पूरा करूंगा। मुझे भी तो तुम्हारे साथ हमेशा के लिए राजा बनकर रहना है, बस थोड़ा सा सब्र कर ले। तूने बड़ी कुर्बानी दी है, तू आग में जलकर मर गई है, पर फिक्र ना कर, तू हमेशा की जिंदगी पालेगी और मेरी ऐसी रानी बनेगी कि हम दोनों कभी ना मर सकेंगे। ढांचे की खोपड़ी कांपी और उस पर जलता दिया अपने आप बुझ गया। जोगी खामोशी से दीवार के शगाफ में से दूसरी तरफ गुजर गया। उसने शगाफ को दोबारा पत्थर से बंद कर दिया। मारिया हैरान हुई कि ये लोग यहाँ क्या जादू टूना कर रही हैं। वो भी कोठरी के दरवाजे की तरफ बढ़ी, क्योंकि उसे इस किस्म की साजिशों और टूने जादू से अब कोई दिलचस्पी नहीं रही थी। जो ही उसने कोठरी के बाहर निकलना चाहा, उसका जिस्म जैसे जोर से किसी सख्त शय से टकराकर नीचे को झूल गया।